2014 की बात है। अमेरिका के शहर वेस्टफील्ड, न्यू जर्सी में एक कपल के साथ अजीबोगरीब घटना घटने लगी। ये घटनाएं इतना दिलचस्प थीं कि सन 2018 में न्यूयॉर्क की मैगजीन द कट में इसके ऊपर आर्टिकल लिखा गया, जिस पर नेटफ्लिक्स ने 2022 में जाकर द वॉचर नाम की सीरीज बनाई। ध्यानपूर्वक देखते रहिए, आपके दिमाग के भी तार हिल जाएंगे, सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या सच में ऐसा हो सकता है या फिर ये महज एक मनगढ़ंत कहानी है। ये है ब्रैनक फैमिली, जो अपने नए घर को खरीदने के लिए पसंद करने जा रहे हैं। इस इलाके की शांति, हरियाली तथा उनके बीच खूबसूरत खूबसूरत घरों को देख नोरा एकदम संतुष्ट है। नोरा के हस्बैंड डीन और उनके दोनों बच्चे एली और कार्टर भी घर देखने के लिए काफी एक्साइटेड है। कुछ देर में ये वहाँ पहुंचे। इतना आलीशान घर था कि इन्हें वो पहली नजर में ही भा गया। वही घर के फर्स्ट फ्लोर के खिड़की पर हम एक अनजान शख्स को देखते हैं, जो कार्टर को ही घूरे जा रहा था। उसके डैड ने बताया कि वो शायद इनका कंपेटिटर है, पर कोई बात नहीं, ये सबको पछाड़ देंगे और ये घर उनका ही होगा। घर के अंदर दाखिल होते ही इन्हें कुछ गलगलाने जैसी आवाजें सुनाई दी। पता चला कि वहाँ एक लेडी थी जिसका नाम था पर्ल विंसलो। उसका पगला भाई डम्ब वेटर में घुसा हुआ था। पर्ल विंसलो ने अपना परिचय देते हुए इन्हें बताया कि वो स्थानीय संरक्षण सोसाइटी की प्रेसिडेंट है। ये जो आप डम्ब वेटर देख रहे हैं, ये राष्ट्रीय खजाना है जिसके लिए वो 14 मीटिंग्स कर चुके हैं। इतना बताकर वो चली गई। वही ये लोग हैरान थे कि कोई डम्ब वेटर राष्ट्रीय खजाना कैसे हो सकता है। डम्ब वेटर तो खाना वगैरह एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर ले आने के लिए उपयोग होता है, फिर ये लेडी इसे राष्ट्रीय खजाना से क्यों जोड़ रही थी। खैर, जो भी हो, नोरा इधर घर देख रही थी। तभी उसकी मुलाकात उसके कॉलेज की फ्रेंड कैरन कैलहून से हुई। कैरन ही इस घर की सेल देख रही है, बताया उसने। इनका इस तरह से मिलना वो भी सालों बाद किसी इत्तेफाक से कम नहीं था। वैसे नोरा इतनी नामी गिरामी आर्टिस्ट बन जाएगी, पेपर में उसके आर्ट के चर्चे होंगे। कैरन ने तो ये सपने में भी नहीं सोचा था। वही एक वो है जो उससे लाइफ में कुछ उखड़ा ही नहीं, इसलिए घर खरीदने और बेचने के काम में लग गई। वैसे चिंटू से डिवोर्स के बाद से वो सिंगल है और अभी भी कोई अमीर बकरा तलाश रही है ताकि ज्यादा मेहनत करना ना पड़े। ये घर इनके परिवार को काफी पसंद आया, पर इसे खरीदने के पीछे 3 लोग और थे। जो ज्यादा पैसे फेंकेगा, घर उसी के नाम होगा। डीन ने अपनी सारी सेविंग, एफडी, स्टॉक्स वगैरह तोड़ ताड़ बेच बाच के उस घर के डाउन पेमेंट पर बढ़ा के लगा दिया ताकि घर के लिए बड़ा लोन ना लेना पड़े। 6 हफ्ते बाद हम डीन को देखते हैं, जो ऑफिस से घर लौट रहा था, तो वही कोई अनजान शख्स दूर से ही उस पर नजर रख रहा था। डीन के पड़ोसी भी उस घर पर हर वक्त नजर बनाए रखते थे। उनकी रईसी को देख एकदम चिढ़ जाते थे। ये जो पियानो अनलोड हो रहा है, उसे एली ने अपने डैड से मांगा था, तो वही कार्टर के अलग ही शौक थे। उसने इस नए घर में फैरेट पालने के लिए मांगा था। मतलब उनके पेरेंट्स अच्छे भले पेरेंट्स थे, अपने बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करते थे। सब कुछ चकाचक चल रहा था। इस घर में आने के बाद नोरा के आर्ट गैलरी के सेल भी बढ़ गए थे, मगर जैसे ही इन्होंने किचन और बेसमेंट के मार्बल वगैरह चेंज करवाने की बात की, इसके कुछ समय बाद ही एली को घर के अंदर पियानो की मधुर आवाज सुनाई देने लगी। वो सो गई तो कोई नहीं था, पियानो की आवाज भी बंद हो चुकी थी। ये बात वो तुरंत अपने मॉम को बताई, मगर उन्होंने उस पर ज्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया। पर उनके डैड का ध्यान उसके लिपस्टिक पर जरूर गया। ना ही तो वो उसे लिपस्टिक खरीदते और ना ही लगाने देते थे। फिर उसे ये लिपस्टिक कहाँ से मिली? वही कपड़े वगैरह ढंग से पहना करे, इस पर भी कड़ी निगरानी रखते थे। जब बड़ी हो जाओ तो जो मर्जी करते रहना, कम से कम उसके डैड तो यही चाहते थे। यही वजह था कि उसके बॉयफ्रेंड तो छोड़ो, फ्रेंड्स भी नहीं थे। पर डीन को कौन समझाए कि ज्यादा पाबंदी भी कभी कभी घातक साबित हो सकता है। इसके अगले दिन इन्हें लेटर बॉक्स में एक लेटर मिला, जिस पर टाइप करके लिखा था कि यहाँ इस 657 मकान नंबर में आए मेरे नए पड़ोसी, मुझे इसका स्वागत करने का अवसर दे। आपका ये नया घर मेरे परिवार के लिए मुद्दतों से अहम रहा है, और अब जब इस घर की 100वीं सालगिरह आ रही है, तो इसकी देख रेख की जिम्मेदारी मुझ पर है। किसी ने 1920 में इस घर पर नजर रखा, तो किसी ने 1960 में। अब ये काम मेरा है। क्या आप जानते हैं कि इन घर के दीवारों के बीच क्या दफन है? आपको इस घर का इतिहास नहीं पता। पता नहीं कौन सी चीज आपके परिवार को यहाँ खींच लाई। खैर, जो भी वजह रही हो, आपके घर पर कॉन्ट्रैक्टर्स का जमावड़ा अभी से दिख रहा है। क्यों आज तक उस बेसमेंट को वैसे ही छोड़ा गया? आप सच्चाई से अनभिज्ञ हैं, उसे मत छेड़े, वरना अभी डर नहीं सता रहा तो जल्द ही सताएगा। आपके 2 क्यूट से बच्चे हैं, मैंने उन्हें देखा है। उनकी भलाई के लिए आपको इस घर को भरना होगा जवान खून से। आपके घर के बाहर से रोज सैकड़ों लोग गुजरते हैं, मैं उन्हीं में से एक हूँ। लिखने वाला द वॉचर। मिस्टर एंड मिसेस ब्रैनक तुरंत इसकी कंप्लेन कराने पुलिस स्टेशन पहुंचे और वहां के सीनियर डिटेक्टिव रॉक चेम्बरलैंड से मिलकर अपनी परेशानी बताएं। सब कुछ जांचने परखने के बाद चेम्बरलैंड को लगा कि किसी ने उनके साथ प्रैंक किया है। जिस सोसाइटी में इन्होंने घर खरीदा है, वहां से तो बिल्कुल कंप्लेन नहीं आती। हाँ, सालों पहले 2 बच्चों के गायब होने की घटना घटी थी, जो कि बहुत पुरानी बात है। वैसे इनके घर के पास जैस्पर नामी एक पागल सा अधेड़ आदमी रहता है। वो कभी कभी किसी के घर में घुस जाता है, जैसा कि आज सुबह ही वो इनके घर में घुस गया था, जिसे अचानक देख डीन डर भी गए थे। कभी किसी के घर में घुस जाना, फ्रीज से खाना वगैरह निकाल लेना, जैस्पर की इस तरह की छोटी मोटी कंप्लेन आती रहती हैं। शायद हो सकता है कि ये लेटर उसी ने लिखा हो। डीन अपने बच्चों के सेफ्टी को लेकर काफी सीरियस थे, तो चेम्बरलैंड ने इस लेटर को डीएनए टेस्ट कराने का फैसला किया ताकि लेटर पर लगे सलाइवा से उस शख्स का पहचान किया जा सके। मगर इस प्रोसेस में 1 महीने लगेंगे।
चेम्बरलैंड ने उन्हें पहले ही अवेयर कर दिया। पुलिस स्टेशन से घर आने के बाद इनके साथ एक और घटना घटी। कार्टर यूं ही मजे मजे में फेरेट और डम वेटर से खेल रहा था। उसने जैसे ही डम वेटर का दरवाजा खोला, जैस्पर ने उसे डरा दिया। पता नहीं कैसे वो उसके अंदर घुसा पड़ा था, जबकि इनके सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। डीन घसीट कर उसे बाहर ले गए और उसकी बहन पर्ल को चेतावनी दिए कि दोबारा ये टकला उनके घर के अंदर दिखा तो वो उसका टकला फोड़ देंगे। पर्ल उनसे माफी मांगने के बजाय समझाने लगी कि घर के जो पिछले मालिक थे वो जैस्पर को डम वेटर में खेलने देते थे। डीन गुस्से में बोल पड़ा कि मैं उस डम वेटर को ही निकलवा दूंगा, ऐसी गलती मत करना। पर्ल उसे चेतावनी देने लगी कि मानो ये घर उसी का हो। ये पेड़ 100 साल का हो गया, वो 24 का होने वाला है। पेड़ हमसे बातें करते हैं। पागलों जैसे अनाप शनाप बके जा रही थी। वैसे ये प्रॉपर्टी तो डीन की थी, यहाँ वो जो मर्जी करेगा। पेड़ तो पेड़ अक्खा जंगल साफ करवा देगा। पर्ल उसे धमकी देने लगी कि ना ही तो वो डम वेटर को निकलवाने देगी और ना ही पेड़ों को कुछ होने देगी। ये मुद्दा वो प्रिजर्वेशन सोसाइटी के सामने उठाएगी। इतना ही नहीं, जाने से पहले कहती गई कि मैं तुम लोगों पर नजर रखूंगी। अभी ये मोहतरमा लड़के गई ही थी कि इसके अगले ही घंटे एक और मोहतरमा इनके बाउंड्री को फान कर अंदर आ गई थी। डीन का माथा बिल्कुल ठनक चुका था कि लोग उसके मर्जी के बिना उसके प्रॉपर्टी में घुस कैसे जा रहे हैं। उस लेडी का नाम था मॉरीन और उसके पति थे मिच। उनका घर इनके घर के पीछे साइड में था। वो यहाँ फूल तोड़ने आई है और ऐसा वो 20 सालों से कर रही है। उसी ने इस फूल को बोया है। डीन उन्हें वार्न किया कि वो अपने तरफ का फूल तोड़ ले, जिस पर वो भड़क गई कि उसी ने फूल बोया है। क्या हुआ जो इस साइड उग कर आ गए? वैसे आप किस साइड से अंदर आई है? डीन ने नरम लहजे में पूछा। मॉरीन ने बताया कि झाड़ियों के पास बाउंड्री टूटी हुई है, वहीं से तो वो आई है। डीन ने उन्हें चेताया कि बिना परमिशन के वो अंदर ना आया करे। जाते जाते मॉरीन भी धमकाते गई कि ऐसे तो नहीं चलेगा, अब वो बच के रहे, उस पर नजर रखा जाएगा। इस सोसाइटी में रहने वाले हर कोई हर किसी पे नजर रखते हैं। डीन सोच में पड़ गया कि इस घर को खरीद कर कहीं उसने कोई गलती तो नहीं कर दी। अगले दिन ये अलार्म वाले को बुलाए। वैसे आजकल इनका बजट तो टाइट चल ही रहा था, फिर भी ये मैनेज करके हर दरवाजे पर अलार्म तथा घर के आउटर साइड के चप्पे चप्पे पर कैमरा लगवाने का मन बना लिए। डीन को ऑफिस निकलना था तो ये कैमरे वाले बाबू को बोलकर चले गए कि जहाँ जहाँ कैमरा फिट करना है वो जगह देख, फाइनल करके सारा सामान वगैरह मंगवा ले। कैमरे वाले बाबू का नाम था डकोटा। भाई साहब बाहर काम के लिए निकले। पता चला एली वही स्विमिंग कर रही थी। उसका ध्यान भटक गया। काम छोड़ ये उससे बात करने का मौका बनाने लगा, पर वो उसे ज्यादा उड़ो मत बोल एक प्यारी सी स्माइल देकर चली गई। ये स्माइल ही तो सारी मुसीबत की जड़ है। अब रात को हम एक अनजान औरत को देखते हैं जो डीन के घर की तरफ ही एक टक से देखे जा रही थी। देर रात जब ये सब लोग नींद में थे तो उनका फेरेट किसी तरह अपने पिंजरे से बाहर निकल आया। उनके घर में कोई था जिसने फेरेट को दबोच लिया। सुबह कार्टर को उसकी लाश मिली। पूरे घर में हंगामा मच गया। पुलिस तुरंत घर आ पहुंची। छानबीन करने पर घर में घुसने का कोई सबूत नहीं मिला। सारी खिड़कियां दरवाजे लॉक थे। डिटेक्टिव चेम्बरलैंड को लग रहा था कि उनका फेरेट दौड़कर दीवार से टकरा गया होगा। ये सुन डीन का खोपड़ा गर्म हो गया। और करे तो करे क्या, ऊपर से इनकी लड़की इन्हें अलग ही परेशान कर रही थी। जब से डकोटा इनके घर पे काम करने आने लगा है, एली का पहनाव वगैरह सब कुछ चेंज हो गया है। कुछ तो चल रहा था उनके बीच। इधर मॉरीन और मिच कैमरा लगते देख गालियां बड़बड़ा रहे थे। मतलब दूसरे का घर, दूसरे का कैमरा, इनको क्यों तकलीफ हो रही थी ये बात समझ के परे था। रात को यहाँ कैरन भी दिखी जो घर को एक नजर मारकर चली गई। जिसको देखो सब उसी घर पर नजर बनाए हुए थे। अगली सुबह डीन पेपर लेने आया, साथ में लेटर बॉक्स भी चेक किया। 2-3 लेटर थे जिसमें से एक लेटर द वॉचर का भी था, जिसमें लिखा था कि मैं हूँ द वॉचर। क्या आपने इस घर के रहस्य के बारे में पता किया? मैं पिछले 20 साल से इस घर पर नजर रख रहा हूँ। इस दरमियान 3 फैमिलीज इस घर में रहने आई और मेरे कहने पर घर बेचकर चली भी गई, मगर आप खास हो। जवान खून की किलकारियां साल बाद इस घर में गूंज रही है। आपकी बेटी एली पियानो अच्छा बजाती है। कहाँ सोती है वो? क्या बेसमेंट में जाती है? अगर हाँ तो इससे मेरा काम आसान हो जाएगा। डीन समझ चुका था कि जब तक कैमरा वगैरह नहीं लग जाता यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। वैसे भी 1 हफ्ते तक घर का रेनोवेशन चलने वाला है। डस्ट वगैरह उड़ेंगे तो कार्टर को अस्थमा है, डस्ट से प्रॉब्लम होगी। इसलिए मियाँ बीवी मिलकर डिसाइड किए कि तब तक वो मोटल में रह लेंगे। पास ही एक मोटल में कमरा बुक किए। डीन नोरा और बच्चों को मोटल छोड़ घर लौट आया क्योंकि सुबह वर्कर्स के लिए दरवाजा भी खोलना था। जैसे ही उसकी आंख लगी कोई डोरबेल बजाने लगा। बाहर कोई नहीं था। वो जो भी था दूर से ही डीन पर नजर रख रहा था। घर के अंदर आते ही उसे पियानो की धुन सुनाई देने लगी। उस तरफ गया तो पता चला कि उसके अलार्म का जो ब्लूटूथ सिस्टम था उसमें पियानो का धुन प्ले हो रहा था। तभी उसके पीछे से कोई भागता हुआ दिखा, पर डीन उसे नहीं देख पाया। दूसरी तरफ नोरा भी अलग ही परेशान थी। कोई उसे फोन कर गहरी गहरी सांसें ले रहा था। ब्रैनक फैमिली के रातों की नींद उड़ चुकी थी। आखिर कौन है जो ये भी पता कर चुका है कि ये लोग इस मोटल के कमरा नंबर 5 में रुके हैं? मोटल के रिसेप्शनिस्ट से पूछने पर पता चला कि कोई शख्स फोन करके रूम नंबर 5 में कॉल ट्रांसफर करने को कहा था। वो लेडी थी या जेंट्स ये वो दावे के साथ नहीं कह सकती। तंग आकर डीन एक प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर किया जिसका नाम था थियोडोरा बर्च। सारा कुछ डिटेल्स लेने के बाद बर्च द वॉचर को ढूंढने में लग गई। दूसरी तरफ नोरा भी अपनी फ्रेंड कैरन से मिलकर सारा हाल कह सुनाई।
वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, फिर भी कैरन ने उस पहले लेटर के आने के बारे में पूछा। मतलब लेटर पढ़ने के बाद उसके मन में पहला ख्याल क्या आया? नोरा के मन में यही ख्याल आया कि उसे घर बेच देना चाहिए। कैरन उसके मुंह से यही तो उगलवाना चाहती थी। एक सेकंड में बिना लकार टूटे 10 बार बोली, सेल सेल सेल, घर को बेच दो। घर बिकवाने के लिए कैरन उसकी ब्रोकर बन जाएगी और 1 हफ्ते के अंदर उसका घर छुटकियों में बिकवा देगी, मगर उसे प्राइस $5 लाख कम करना होगा। मतलब घाटे का सौदा, और इससे फायदा किसको होगा? कैरन को ही होगा। यानी कह सकते हैं कि शायद कैरन ही द वॉचर है जो इन्हें डराकर अपना फायदा निकलवाने के चक्कर में है। खैर, इसके पीछे जो भी हो, एली को ये बात समझनी चाहिए कि उसके मॉम डैड परेशान है। उसे ऐसी वैसी चीजें नहीं करनी चाहिए जिससे वो और परेशान हो, मगर वो कहाँ मानने वाली थी। अगली सुबह डीन अपने प्राइवेट डिटेक्टिव बर्च से मिले। बर्च ने घर के पिछले मालिक के बारे में पता लगा लिया था। साथ में डीन के साथ उसकी मीटिंग भी फिक्स कर दी थी। उसका नाम था एंड्रयू। एंड्रयू डीन की मदद करना चाहता था, क्योंकि जब वो उस घर को लेकर मुसीबत में था तो उसके लिए कोई नहीं आया। ये बात है 2014 की। उन दिनों मार्केट क्रैश के बाद प्रॉपर्टी के रेट में गिरावट आई थी। एंड्रयू और उसकी बीवी रोज इस घर को पाकर बहुत खुश थे। यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये आलीशान घर उन्हें इतनी कम कीमत में मिल गया था। वैसे एंड्रयू टैलेंट एजेंट था। घर खरीदने के बाद ही उसे एंड्रयू गारफील्ड और रोजमंड पाइक ने हायर कर लिया, तो पैसे भी बोरा भर भर के आने लगे थे। दोनों मियाँ बीवी और उनका 3 साल का बेटा केलब बहुत खुश थे। फिर मुश्किलें आनी शुरू हुई। घर के पीछे रहने वाले वो अजीब से दिखने वाले कपल मिच और मॉरीन उनके घर अक्सर आने जाने लगे। पूरा दिन एंड्रयू काम पे रहता था। इस बीच उन दोनों ने रोज के साथ पता नहीं क्या किया। वो चिड़चिड़ी सी रहने लगी। रात में उसे म्यूजिक सुनाई देने लगे, चीजें दिखाई देने लगी। वो हर दूसरे दिन पुलिस को बुलाते, छानबीन करवाते, मगर कुछ हाथ नहीं लगता। घर में रोज झगड़े शुरू हो गए। टेंशन की वजह से एंड्रयू सही से काम भी नहीं कर पा रहा था। इसलिए एंड्रयू गारफील्ड और रोजमंड पाइक ने भी उसे काम से निकाल दिया। उनकी हालत और खराब हो गई। एक रोज सोते समय उसके बेटे ने बताया कि वो मॉरीन आंटी के घर गया था, जहाँ पर उसने कुछ लोग को देखा जो लाल लिबास पहनकर सर्कल में खड़े थे। सामने टेबल पर एक बच्चा था जिसका गला काट कर वो खून पी रहे थे। एंड्रयू को लगा कि उसका बेटा महज 3 साल का है। ऐसे ही कुछ देख लिया होगा। अगले दिन न्यूज में खबर मिली कि उनके एरिया में एक 3 महीने का बच्चा गायब हो गया है। भाई साहब, उसके रातों की नींद उड़ गई। वो डिप्रेस रहने लगा। उसने उन दोनों से दूरी बना ली। ये बात वो पुलिस को भी बताया, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर उसे एक दिन एक धमकी भरा लेटर मिला, तो वॉचर के नाम से, जिसमें लिखा था कि अपने बच्चे की कुर्बानी दोगे या बीवी की। धीरे धीरे लेटरों की तादाद बढ़ने लगी। डीन ने उन लेटर्स को चेक किया। ठीक इसी प्रकार के लेटर उसे भी आ रहे थे। एक रोज तो हद ही हो गई। केलब किसी तरह उंगली काट लिया। रोज बैंडेज वगैरह लेने गई। वापस लौटी तो देखी कि मॉरीन उसके उंगली पर लगे खून को चूस रही थी। वो दोनों बहुत डर गए थे, क्योंकि पूरा घर लॉक था। फिर भी मॉरीन का इस तरह से घर में आना, शायद वो किसी सीक्रेट टनल से आई थी, या फिर जो भी हो, वो उसी रात बोरिया बिस्तर बांधे और शहर निकल गए। रेंट पर एक छोटा सा घर लेकर रहने लगे। पर उसकी वाइफ डिप्रेशन से कभी बाहर निकल ही नहीं पाई। फिर वो हुआ जिसे उसने सपने में भी नहीं सोचा था। रोज पंखे से लटक गई। वो घर मनहूस है, जितना जल्दी हो सके वहां से निकल जाओ। डीन को कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि वो क्या करे। अगली सुबह 7 बजे से ही घर में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया। पर्ल ने तुरंत इमरजेंसी कॉल किया कि वो सब तोड़ रहे हैं। इधर मॉरीन भी लड़ने के लिए चली आई। मॉरीन बिल्कुल नहीं चाहती थी कि इस घर में कुछ भी चेंजेस हो। उसे ड्रिल हैमर वगैरह के आवाज से भी प्रॉब्लम हो रही थी। डीन ने उन्हें साफ लहजे में समझा दिया कि ये घर उसका है और वो यहाँ जो मर्जी चेंजेस करवाएगा। रह गई तोड़ फोड़ के आवाज की बात, तो वो सोसाइटी के रूल बुक के हिसाब से ही चल रहा है। सुबह 7 से 9 वो शोरगुल वाला काम करवा सकते हैं। तुमको जो उखाड़ना है उखाड़ लो, मैं तुम पर नजर रखूंगी। मॉरीन उसे धमकी देकर चली गई। डीन देर सवेर ऑफिस पहुंचा तो पता चला कि जो पार्टनरशिप उसे मिलनी चाहिए थी वो किसी नए लड़के को मिल गई, जो कि महज 4 साल से काम कर रहा था। इसी पार्टनरशिप के भरोसे पर डीन ने $3 मिलियन का घर खरीदा था। पता नहीं अब कैसे वो घर के किस्त चुकाएगा। इसी बात को लेकर वो काफी परेशान था। फैमिली से मिलने के बजाय फोन पर ही खोज खबर लेकर सो गया। आधी रात को हम वॉचर को देखते हैं, जो ठीक डीन के घर पर ही नजर रख रहा था। तभी 2 गोलियां चलने की आवाज आई। डीन तुरंत उठ खड़ा हुआ। सुबह पता चला कि मिच और मॉरीन ने अपने आप को गोली मार ली। उनका बेटा डीन पर काफी भड़का हुआ था, क्योंकि उनके आखिरी लेटर में डीन से लड़ाई का जिक्र था। वो सरासर डीन पर इल्जाम लगा रहा था, मगर इसमें उसकी क्या गलती? वो तो बस अपने घर का काम करवा रहा था। मॉरीन ही उससे लड़ने आई थी। रात को डिनर करके नोरा बच्चों को लेकर मोटेल चली गई। डीन भी सोने चला गया, पर टेंशन के मारे उसे नींद नहीं आ रहा था। तभी सिक्योरिटी अलार्म बज उठा। वो बैट लेकर उस भूतिये को घर में ढूंढने लगा। खिड़की से बाहर देखा तो रोड पर जैस्पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। पर जब तक बाहर कैमरे नहीं लग जाते तब तक तो इनको बर्दाश्त करना ही होगा। अगली सुबह डिटेक्टिव बर्च डीन के केस में जानकारी जुटाने पुलिस स्टेशन पहुंची। चेम्बरलैंड ने मकान नंबर 657 से जितने जुड़े दस्तावेज थे उसके हवाले कर दिया, ताकि इसमें उसके कुछ काम का हो तो इसमें देख ले। बर्च उन दस्तावेजों को खंगालने में जुट गई। दूसरी तरफ हर रोज की तरह नोरा अपनी फ्रेंड कैरन के साथ टेनिस खेलने गई थी। जैसे ही मौका मिला कैरन उससे उन लेटर्स के बारे में पूछने लगी। नोरा ने बताया कि फिलहाल के लिए तो वो लेटर आने बंद हो गए हैं, शायद उनके साथ कोई प्रैंक कर रहा था। पर कैरन बातें बनाने लगी कि ये कोई मजाक थोड़ी है। आधी रात को कोई फोन कर उसे डराता है, उनके बच्चों को मारने की धमकी देता है। कैरन को डर है कि कहीं वो शख्स मोटल में ही उसकी जान न ले ले, इसलिए उनका घर को बेचना ही सही रहेगा। अगले ही पल वो उसे दूसरा घर भी दिखाने ले गई। ये सिर्फ $2 मिलियन का है, इसमें उनके पैसे भी बच जाएंगे। कुल मिलाकर कैरन सिर्फ अपना फायदा देख रही थी, इसीलिए वो नोरा को और डरा रही
थी ताकि उसका काम और आसान हो जाए। दूसरी तरफ डीन घर आकर नोरा को घर में चारों तरफ ढूंढ रहे थे क्योंकि वो लोग मोटल से घर ही आए थे। एली अपने कमरे को लॉक करके अंदर थी जिस पर उसके डैड गर्म हो गए। असल में उनके बीच बात हुई थी, उसे कभी भी कमरा लॉक नहीं करना है। उसने बताया कि उसकी मॉम टेनिस खेलने गई है और इतना समझाने के बावजूद उनके मुंह पर दरवाजा बंद करके लॉक कर दी। दरअसल बात ही कुछ ऐसी थी। इधर डीन किचन में कुछ नाश्ता वगैरह करने गए तो वहां पर पहले से ही एक अनजान शख्स सैंडविच बना रहा था। डीन ने हैरानी से उनका परिचय पूछा, आप कौन है और मेरे घर में क्या कर रहे हैं? उसका नाम है जॉन और वो बिल्डिंग इंस्पेक्टर है, बताया उसने, और ये भी कि वो उनके कंस्ट्रक्शन का काम जांचने आए हैं। रही बात उसके किचन में आने की तो मिस नोरा ने उसे फ्रिज से कुछ भी खाने पीने की परमिशन दी थी, इसीलिए वो यहाँ चले आए। इन्हीं सब बातों के बीच जॉन डीन के बेटी के बारे में बताने लगा। मतलब कुछ देर पहले ही वो उसे उस अफ्रीकन अमेरिकन नौजवान के साथ देखे जो इसी एरिया में कैमरे वगैरह लगाने का काम करता है। वैसे जॉन की भी उसके ही जैसी एक बेटी थी जो हाथ से निकल गई थी। जॉन को उसकी वजह से बहुत परेशानी झेलनी पड़ी, इसलिए वो डीन को खबरदार कर दिए। पहले तो डीन को उनकी बातें सुनकर बड़ा गुस्सा आया, फिर अगले पल समाधान पूछने लगे कि उन्होंने अपनी बेटी को कैसे काबू किया। इसके लिए जॉन यहीं से कुछ दूरी पर लुथरन चर्च है, वहीं जाकर प्रार्थना किया करते थे। और फिर हो गया जो होना था। उसके जाने के बाद डीन भागा भागा अपने कॉन्ट्रैक्टर के पास गया और बताया कि उनका बिल्डिंग इंस्पेक्टर बड़ा बदतमीज आदमी है, उनके घर में घुसकर ताक झांक रहा था और तो और किचन में घुसकर खाना भी ठूस रहा था। ये सुन कॉन्ट्रैक्टर को बड़ी ताज्जुब हुआ क्योंकि वेस्टफील्ड में सिर्फ 2 बिल्डिंग इंस्पेक्टर है, उनमें किसी का नाम जॉन नहीं है और वो साइट पर काम खत्म होने के बाद चेक करने आते हैं। मतलब वो आदमी जो घर में घुसा था वो डीन को बेवकूफ बना गया। उसी शाम डीन ने एक और करिश्मा देखा। मिच और मॉरीन बैग लेकर कहीं से आ रहे थे, मगर वो दोनों तो अपने आप को गोली मार लिए थे। उनकी बॉडी भी बरामद हुई थी। आखिर माजरा क्या था? क्या डीन और नोरा अंत में तंग आकर घर छोड़ देंगे? कौन है ये द वॉचर जो इन्हें परेशान कर रहा है? क्या वे लोग सच में किसी कल्ट का हिस्सा है? क्या सच में ये बच्चों का खून पीते हैं? डीन की बेटी संभलेगी कि और बिगड़ जाएगी? कौन है ये जॉन जो पहले दिन जब ये घर देखने आए थे तब भी मौजूद था और उन्हें ही घूर रहा था? क्या वही वॉचर है या फिर पर्ल ये सब कर रही है ताकि डर के मारे लोग उस घर को छोड़ दे और उसका पगला भाई जैस्पर डम्बवेटर में खेल सके? या फिर इन सब के पीछे कैरन है जो चाहती है कि ये लोग डर कर घर को सस्ते में सेल कर दे ताकि सस्ते में खरीद कर वो किसी दूसरी पार्टी को महंगे में बेच सके? खैर, इसके पीछे जो कोई भी है, आप बस केवल 700 लाइक पूरा करवा दे ताकि हमें भी इसके दूसरे पार्ट को बनाने में मोटिवेशन मिले, क्योंकि जब वीडियो चलती है तभी काम तेज हो पाता है और लाइक के तो खैर कोई पैसे भी नहीं लगते।